नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। क्या होता है, एक ऑटो ड्राइवर रात के सवारी ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी एक लड़के को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। इस ऑटो ड्राइवर ने देख लिया। पहले तो इसे लगा कि दोस्त हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन एक लड़का बेसुध-सा सड़क किनारे पड़ा था और दो लड़के उसके जो हैं इधर उधर जेब जो पॉकेट है वो चेक कर रहे थे। तभी इस ड्राइवर को शक हुआ, हो ना हो इस लड़के के साथ कुछ हुआ है और ये उनकी चोरी के इरादे से उसके पास हैं। वो उसके पास जाता है और इन दोनों लड़कों को गुस्सा करके डरा धमका के वहाँ से भगा देते हैं। दोनों लड़के भाग जाते हैं। फिर इस लड़के को उठाता है, देखता है तो ये लड़का सही सलामत था। किसी बात की इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। दरअसल ये लड़का नशे में धुत था। फिर वो लड़के को उठाता है, हिलाता है, उसका नाम वगैरह पूछता है, लेकिन ये जो लड़का है कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद उस देखने के बाद, चेक करने के बाद पता चल जाता है कि ये तो बहुत ही बड़े रईस अमीर घराने का लड़का है। वो उस लड़के को ऑटो में बिठाता है और फिर उसके घर की तरफ ऑटो ले जाता है। ऑटो ले जाने के बाद घर पहुंचता है, जहां उसका पिता घर के बाहर राह देख रहा था। वो उसको छोड़ता है और जाने लगता है। तब इसका जो लड़के का पिता होता है वो बहुत ही रईस होता है और उस ऑटो ड्राइवर से कहता है कि बेटा, आज तुमने इसको बचा के बहुत ही नेक काम किया है। ये मेरे घर परिवार का इकलौता चिराग है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। और नोटों की गड्डी निकाल के वो उस ऑटो ड्राइवर को देने लगता है। ये जो रईस इंसान है, ऑटो ड्राइवर उसको पहचान लेता है। कुछ साल पहले इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी और वो कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। वो उसको कहता है निरंजन अंकल, मैं चोर आज भी नहीं हूँ, कल भी नहीं था। और ऐसा कहकर वो जाने लगता है। इस लड़के के मुंह से अपना नाम सुनकर और ये चोर सुनकर, ये जो इंसान है, ये जो शख्स है, वीआईपी शख्स, ये सोचने लगता है कि इसको मेरा नाम कैसे पता और चोरी की ये क्या बात कर रहा है। तब उसको वो वाक़या याद आ जाता है जब कुछ साल पहले इन दोनों के बीच चोरी के मामले में झड़प हो गई थी। तब उस लड़के को रोकता है कि बेटा रुक जाओ, रुक जाओ। और बहुत आवाज़ देने के बाद उसको रोकता है और इसके बाद वो उससे माफ़ी मांगता है। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने तुम्हें चोर कह दिया था। दरअसल अब बाद में मुझे मालूम चल गया था कि वो चोरी तुमने नहीं की थी। इस पर वो कहता है कोई बात नहीं अंकल, जो कुछ हुआ सो हो गया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि देखिए, आप घर आइए, थोड़ा सा हमारे साथ बैठिए, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये लड़का जो होता है बीरू होता है, ऑटो ड्राइवर, और ये कहता है कि मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता, बहुत रात हो चुकी है और अभी मैं नहीं बैठ सकता। मेरे माता पिता घर में इंतज़ार कर रहे होंगे, तरह तरह के सवाल उनके मन में आ रहे होंगे, मुझे जाना होगा। तब ये जो शख्स होता है, निरंजन होता है, वो उससे कहता है बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे कुछ बातें करनी हैं। तो इनकी बात मानते हुए वो घर के अंदर चले जाते हैं। लड़के को उसके बेडरूम में लिटा देते हैं। वो एकदम नशे में धुत था। उसके बाद फिर उससे बातें करने लगते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। उनकी जो पत्नी होती है वो उसके लिए चाय बना के। तो ये इस ऑटो ड्राइवर ने ऐसा क्या किया था जिससे उस दोनों की लड़ाई हो गई थी। और आज जब सच्चाई का पता चला तो ये जो शख्स है उससे माफ़ी मांग रहा है। और ये इतना बड़ा इंसान है, इसके कई होटल्स हैं, कई कारोबार हैं, फार्म हाउस हैं, और ये पंजाब के चंडीगढ़ का एक जाना माना बिजनेसमैन है। रसूखदार इंसान होने के बावजूद भी वह इस ऑटो ड्राइवर लड़के को अपने घर के अंदर सोफे पे बिठाता है, पत्नी से चाय बनवाता है और इसके साथ बैठ के बातें करता है और इससे माफ़ी मांगता है। तो क्या हो गया था इनका, और ये इससे बार बार माफ़ी क्यों मांग रहा था? इसके बाद पूरी कहानी जानते हैं कि दरअसल 10-12 साल पहले ये जो शख्स है, इसकी एक होटल थी और इस होटल के अंदर बीरू के पिता बर्तन साफ करने का काम करते थे। बीरू का चंडीगढ़ में एक किराए का घर था पहले, फिर किस्तों पे इन्होंने घर खरीद लिया था।
और उसके बाद इनकी 2 बहनें हैं, इनका पिता है जो निरंजन के होटल में काम करता था वेटर का, बर्तन साफ करने का। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह नहीं आ पाता काम पर। बीरू 10-12 साल का लड़का होता है और वह अपने पिता की जगह पर होटल में काम करने के लिए आ जाता है स्कूल से छुट्टी मारकर। इसके बाद वो काम करने लगता है, 2-3 दिन काम करता है, पिता घर पे आराम करते हैं। इसी बीच होटल में चोरी हो जाती है और जो निरंजन होते हैं वह वीरू को ही चोर समझते हैं और उसे डांटने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, क्योंकि चोरी निरंजन को बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसे लगा कि ये नया लड़का आया है और इस वजह से हमारे होटल में चोरी हुई है। इस पर वीरू से बहुत पूछा जाता है लेकिन वो इस चोरी के बारे में कुछ नहीं बताता। हालांकि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। तो किसने चोरी की? तुम यहीं सारा दिन काउंटर के आसपास रहते हो, साफ सफाई करते हो, बर्तन धोते हो, तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, या फिर तुमने ही चोरी की होगी। इस पर जब विवाद बढ़ता है तो वीरू के पिता भी आ जाते हैं जो कि बीमार थे। लड़खड़ाते हुए आते हैं और कहते, साहब हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी का खाते हैं, हमारा बच्चा चोर नहीं है। तब ये जो निरंजन होते हैं बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा चोर नहीं है तो फिर कौन चोर है? इसके अलावा काउंटर की साफ सफाई देख रेख कोई नहीं कर रहा था। यहाँ हमारे यहाँ तुम और तुम्हारे बच्चे के अलावा कोई आना ऑफिस में अलाउ नहीं है, फिर चोरी किसने की है? ऐसी काफ़ी बहस होती है और कहते हैं कि अब हम तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करेंगे। तब जो ऑटो ड्राइवर के बच्चे का पिता होता है वो कहता है कि साहब हमें चाहे जो सज़ा दीजिए लेकिन पुलिस के हवाले मत कीजिए, पुलिस केस बन जाएगा, हमारे बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इस पर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और दोबारा कभी मुझे नज़र मत आना, क्योंकि मुझे चोर बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने बच्चे को लेकर जो वो होता है चला जाता है वीरू का पिता, और इसके बाद समय बीतने लगता है। धीरे धीरे इसके बाद भी कई बार चोरियां होती हैं, सीसीटीवी कैमरे सब जगह लगवाए जाते हैं और पता चलता है कि ये चोरी किसने की है। जब इस निरंजन को पता चलता है कि मेरे ऑफिस से सामानों की चोरी, पैसों की चोरी कौन करता है, तो उसको बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि वो चोर कोई और नहीं, उसका अपना बेटा राजेश है। अब उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने एक सीधे सादे गरीब परिवार के बेटे पर और पिता पर चोरी के इल्ज़ाम लगाए हैं। वो अपने मन ही मन में कई दिनों तक परेशान होता है और उनसे माफ़ी मांगना चाहता है। पत्नी जब पूछती है कि क्या हुआ जी, आप कितने परेशान क्यों हो, तो वो कहते हैं हमारी होटल पर एक आदमी काम करता था, मज़दूर, और उसने चोरी नहीं की उसके बच्चे ने, फिर भी मैंने उसको बहुत बुरा भला कहकर बेइज्जती कर कर निकाल दिया। कितने लोग वहाँ थे, कितने लोग उसे जानते होंगे, क्या उन पे बीत रही होगी। चोर तो हमारे घर का अपना बच्चा है और हमने दूसरे के बच्चे को। तो उसकी पत्नी समझाती है कि कोई आप परेशान मत हो, चिंता मत करो, आप उनके घर जाओ, फिर से काम पर रख लो, और जितने लोगों के सामने आपने उनकी बेइज्जती की उन सब के सामने माफ़ी मांग के ये क्लियर कर दो कि तुमने चोरी नहीं की थी, तुम बेकसूर हो। इससे उनका भी आत्मसम्मान बढ़ जाएगा और तुम्हारा दिल भी तुम्हें जो बार बार कचोड़ रहा है वो भी तुम्हारा शांत हो जाएगा। पत्नी की बात सुन कर वह सुबह उठकर ही जल्दी गाड़ी उठाकर अपनी उनके घर चले जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन उस घर से वो लोग जा चुके थे, क्योंकि इतनी बेइज्जती होटल में होने के बाद मोहल्ले पड़ोस के और बीरू के स्कूल के दोस्त और सब लोग उनको चोर चोर कहकर बुलाने लगते। शर्मिंदगी की वजह से वो लोग वहाँ से घर खाली करके चले जाते और वक्त गुजर जाता। लगभग 12 साल गुजर जाते और फिर ये जो लड़का है बीरू, स्कूल की पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक ऑटो ड्राइवर बन जाता है। यही सारी बातें ये जो निरंजन अंकल हैं अब उससे कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम तुम्हारे घर गए थे माफ़ी मांगने, लेकिन तुम लोग नहीं मिले। तब वो बताता है कि निरंजन अंकल, हम लोग चले गए थे क्योंकि सब लोग हमसे नफ़रत करने लगे थे, ताने मारने लगे थे, गंदी गंदी बातें करने लगे थे, हमारा स्कूल भी छूट गया था, पापा का काम भी छूट गया था, हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब है, हमारी 2 जवान बहनें हैं जिनकी शादी करनी है, इसीलिए मैं ऑटो चलाता हूँ, पापा मजदूरी करते हैं ताकि हम कुछ पैसा इकट्ठा करें, बहनों की शादी कर सकें, और
मेरी भी शादी अभी नहीं हुई है। जब ये सारी बातें निरंजन सुनते हैं तो रोने लगते हैं, आंख भर आती है और कहते बेटा जो कुछ भी मेरी वजह से हुआ है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तब ये वीरू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, जो कुछ हुआ वक्त गुजर गया है, हम सब भूल चुके हैं, आप भी भूल जाइए और अब रात बहुत हो चुकी है, सुबह के 4-5 बज गए हैं, मुझे घर जाना होगा, मेरी माँ परेशान हो रही होगी। तब वीरू वहाँ से चला जाता है तो जी जो निरंजन होते हैं उससे कहते बेटा तुम्हारा यहाँ तक का जो ऑटो का भाड़ा है कम से कम वो तो तुम ले ही लो। तो 200 रुपये वो लेके चला जाता है, बाकी 10,000 की जो गड्डी थी वो वापस निरंजन को दे जाता है। तब उसे एहसास होता है कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान होते हैं वो अपनी मेहनत का ही खाते हैं, किसी का दिया हुआ या चोरी का वो नहीं खा सकते। और आत्मग्लानि फील करते हुए वीरू से अपना उनका एड्रेस जो वर्तमान में वो रह रहे हैं सब कुछ ले लेते हैं, फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह। और सुबह वीरू तो अपने घर चला जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। और थोड़ी देर बाद सुबह होती है, सुबह सुबह ही एक बहुत बड़ी कार उनके घर के सामने रुकती है और उसमें से निरंजन और उनकी पत्नी उतरती है। जो वीरू के पिता होते हैं उन दोनों को देखकर आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों हमारे घर में क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा ऑटो ड्राइवर बन गया है, नहीं तो वो पढ़ लिख कर आज कुछ नौकरी कर रहा होता। तब वो मोहल्ले के सामने ही माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम लोगों के जाने के बाद हमने जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो और ज़्यादा बढ़ाए थे क्योंकि उसके बाद भी चोरी हुई थी और पता चल गया था कि चोर कौन है। इस पर उसका बेटा भी साथ आता है, वो भी माफ़ी मांगता है कि अंकल वो चोरी मैंने ही की है और इसके बाद जब से वीरू मेरा अच्छा दोस्त था मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वीरू पर खामा मेरी वजह से चोरी के, तो मैं इस बात को ना तो किसी से कह पा रहा था ना खुद को माफ़ कर पा रहा था, इसीलिए मैं नशे की धुत करता था, धुत में रहता था और फिर मैं अक्सर पापा की तिजोरी से पैसे लेकर नशा करने चला जाता था और उस दिन नशे की हालत में ही वीरू मुझे टकरा गया और आज ये सारी बातें का खुलासा हो पाया। आज आप सब लोगों से ये सारी बातें कहकर हम सब हल्के होना चाहते हैं, जो भी मनमुटाव है, जो भी पहले के हमें जो दर्द है वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। तब वीरू के पिता हैं निरंजन को अपने घर के अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं, उनके पास जो चटाई और जो साधारण सुविधाएं थीं उन्हीं पर वो आराम से बैठ जाते हैं, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते और बैठ के चाय नाश्ता करते, गरीब के घर में बातें करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारे बच्चे का करियर ख़राब हुआ, तुम्हारी ऐसी स्थिति हुई है, इसीलिए उसको भरपाई करने के लिए मेरे पास आज 4-5 होटल हैं, फार्म हाउस है, सब प्रकार का बिजनेस है, मेरा एक लौता बच्चा है जो गलत राह पे चल रहा है लेकिन आज के बाद वो सही राह पे चलेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि तुम्हारा परिवार भी एक सुखद जीवन जिए, तुम्हारी बच्चियों की भी शादी हो, इसीलिए एक होटल हम तुम्हारे नाम करना चाहते हैं, हम सब कुछ डॉक्यूमेंट्स कागज़ वगैरह लेकर आए हैं, बस तुम यहाँ साइन कर दो। वो कहते हैं कि सर इतनी छोटी सी बात का एहसान के लिए आप इतना बड़ा कर्जा हमारे ऊपर मत दीजिए, हम ये होटल नहीं ले सकते हैं, जो कुछ हुआ है आपने स्वीकार कर लिया हमारे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है, हम ये सब कुछ नहीं ले सकते। तब ये रईस इंसान उनसे कहता है कि ये कोई एहसान नहीं है और ना पश्चाताप है, ये तो एक मदद है, आज तुम भी कुछ कर रहे होते लेकिन हमारी वजह से ये सब कुछ नहीं कर पाए हो, एक काम करो ये तुम रख लो और अपना जो बिजनेस है वो अच्छे से चलाओ और धीरे धीरे इसका पैसा देते जाना अगर तुम्हें एहसान लग रहा है तो, लेकिन आज इस मदद को मना मत करो, तुम्हारा बेटा तुम और ये सब कुछ अच्छे से चलाओ, बेटियों की अच्छे से शादी करो। इस पर जो वीरू होता है और उनके पिता सब की बातें हो जाती हैं, वो मान जाते हैं, होटल ले लेते हैं और इन सब की जो स्थिति है वो अच्छे से सुधरने लगती है। और इनके ऊपर जो चोर का जो धब्बा लगा हुआ था लोगों के मन में जो था, जो इनसे कटे हुए रहते थे, थोड़ा सम्मान की भावना लोगों के मन में उनके प्रति आ जाती है और उस रईस इंसान के प्रति भी लोगों के मन में सम्मान की भावना जाग जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी गलती होते हुए भी झुकते नहीं हैं, लेकिन ये इंसान झुका। इस बात को लेकर सब बहुत खुश थे, वाहवाही कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे, इनकी बच्चियों की शादी भी अच्छे घर में हो जाती है। तो ये सुखद स्टोरी सुनकर आपको कैसा लगा
और कैसी ये स्टोरी है, इस टाइप की और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इस कहानी से आपने क्या फ़ील किया है, अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ में अपना नाम और उस जगह का नाम भी ज़रूर से बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।